नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर HBNC मीन्स घर पर बच्चे की देखभाल जो कि आशा के द्वारा की जा रही थी। और अब हम आज बात करेंगे फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर मीन्स फैसिलिटी का मतलब हॉस्पिटल अस्पताल में इंस्टीट्यूट के अंदर जो न्यूबॉर्न की देखभाल होती है केयर होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। FBNC फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। ये जो फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर एक्चुअली में क्या है? ये जो फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है ये एक लेवल केयर सिस्टम है। लेवल केयर सिस्टम, व्हाट यू मीन लेवल? मीन जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी लेवल होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लेवल केयर सिस्टम या लेवल बेस्ड केयर सिस्टम है। इस लेवल केयर में सबसे निचले स्तर पर क्या होता है? सबसे निचले स्तर पर होता है NBCC, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर। सबसे निचले स्तर पर NBCC न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर कहाँ होता है? ऑल डिलीवरी रूम में और मैटरनिटी ओटी में। याद रखिए, जहां भी डिलीवरी होती है उन सब जगह पर NBCC होता है, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर। हर एक लेबर रूम में और हर एक मैटरनिटी ओटी के अंदर ये होता है। यहाँ बच्चे को अर्ली वहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है और बच्चे में अगर किसी प्रकार की जो डेंजर साइन पाए जाते हैं तो फिर उसको ऊपर के स्तर पर रेफर किया जाता है। और जिस स्तर पर रेफर किया जाता है उस स्तर का नाम होता है NBSU, न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट। NBSU, ये जो NBSU है ये कहाँ होता है? ये CHC के लेवल पर होता है। और आपको पता है CHC को FRU बोलते हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है। यहाँ पर पीडियाट्रिशियन होता है और यहाँ जो बच्चे को आपने NBCC पे आपने अगर आपने डेंजर साइन आइडेंटिफाई किए हैं तो उसको NBSU पे भेज दिया जाता है। और फिर NBSU पे जो होती है वहां पर सारी केयर हालांकि नहीं अवेलेबल नहीं हो पाती है। वहां से अगर लगता है कि बच्चे को और ऊपर के लेवल पे भेजने की जरूरत है तो फिर उसको SNCU भेज देते हैं, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, SSU। और जो SNCU होता है वो कहाँ होता है? वो जिला अस्पताल या फिर उप जिला अस्पताल पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे होता है SNCU, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। यहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था होती है, वो यहाँ पर भी नहीं होती है। अगर इससे भी ज्यादा अगर ऊपर की जरूरत है तो फिर टर्सरी केयर के लिए उसको जो भेज दिया NICU, न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट पर भेज दिया जाता है। और वो किसी किस स्तर पर होता है? मेडिकल कॉलेज के लेवल पर होता है। याद रखिए, इसके अंदर जो चार जो इसके अंदर लेवल है, पहला जो है वो कौन सा है? NBCC है, दूसरा NBSU है, तीसरा SNCU है और चौथा NICU है। ये चारों ही FBNC का पार्ट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इनमें से FBNC में कौन सा नहीं आता है, आपको मल्टीपल चॉइस में दे देंगे, NICU दे देंगे, SNCU दे देंगे, NBSU दे देंगे, या फिर NBCC, NBSU और SNCU दे दिया, साथ में एक आपको HDU डाल के दे दिया, हाई डिपेंडेंसी यूनिट। तो HDU इसका पार्ट नहीं होगा। आपको ये चारों नाम स्पेशली याद रखने हैं और किस लेवल पे कौन सा होता है। SNCU किस लेवल पे होता है, NICU किस लेवल पे होता है, NBCC किस लेवल पे होता है और NBSU किस लेवल पे होता है। चारों के लेवल याद रखिएगा, चारों के काम है वो याद रखिएगा। देन उसके बाद FBNC जो हम बात कर रहे थे कि ये कितने वहाँ क्रेडल होते हैं, कितने वहां पर लगे होते हैं, वार्मर लगे होते हैं या क्रेडल लगे होते हैं बच्चों के लिए। अगर हम NBCC की बात करें तो NBCC हर एक लेबर रूम में और मैटरनिटी ओटी मिलता है, वहां सिर्फ एक ही वहां पर आपको क्रेडल मिलेगा। जितनी लेबर टेबल है उतनी लगाने की जरूरत नहीं होती है, वहां पर एक या दो हो सकते हैं वहां पर ये क्रेडल हैं वह लगे होते हैं। देन उसके बाद था NBSU। NBSU जो कि FRU होता है, वहां पर 4 से 6 क्रेडल की एक यूनिट होती है। 4 से 6 जो रेडिन वार्मर या जो क्रेडल होते हैं बच्चे के लिए वो लगे होते हैं। और फिर SNCU की बात करें तो वो जिला अस्पताल पे या उप जिला अस्पताल पे वहां पर 12 क्रेडल या उससे ज्यादा की बड़ी यूनिट होती है। और फिर जो उसके बाद NICU आता है, NICU आता है, वो बहुत बड़े यूनिट्स होते हैं। वो एक से ज्यादा जो होते हैं NICU बने होते हैं, या फिर उसमें भी नंबर्स ऑफ जो क्रेडल्स हैं वो डिपेंड करता है लोड पे कि कितने पेशेंट आते हैं, कितने बच्चे वहां पर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो ये जो नंबर्स हैं यूनिट, क्रेडल यूनिट है, वो भी आप याद रखिए किस पर कितने होते हैं। अब यहाँ पर इसमें एडमिशन की क्या क्राइटेरिया है? अगर आपने किसी को रेफर किया है SNCU के लिए या MBSU के लिए रेफर किया है तो व्हाट आर द क्राइटेरिया? तो इसमें सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो उन बच्चों को रेफर करेंगे जो प्री मेच्योर बच्चे होंगे, प्री टर्म। प्री टर्म कौन से? वैसे प्री टर्म हम किसको कहते हैं?
बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन जो बर्थ लेता है 37 सप्ताह से पहले, तो उसको हम प्रीटर्म बोलते हैं। लेकिन 37 से 34 के बीच वाला जो होता है वो लेट प्रीटर्म होता है, उसको एसएनसीयू में एडमिशन करने की जरूरत नहीं है, अनलेस अनटिल उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको वहां पर एडमिट नहीं करते हैं जब तक कि उसको कोई और दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चे में किसी प्रकार की प्रॉब्लम पाई जाती है वहां पर, तो फिर उसको भी एडमिट करना होता है। और 34 सप्ताह से पहले अगर किसी बच्चे का बर्थ हुआ है, तो फिर उसको 100% उसको एडमिशन करवाना ही है। पहला इंडिकेशन है वहां पर एडमिट करवाने का 34 सप्ताह से पहले का अगर बर्थ है तो। दूसरा है एलबीडब्ल्यू बेबी जिसका वजन 1800 ग्राम से कम है। कौन से बच्चे एलबीडब्ल्यू जिसका वजन 1800 ग्राम से कम है, वो एसएनसीयू में एडमिशन के लिए इंडिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि 2.5 किलो से कम है, एलबीडब्ल्यू का मतलब तो 2.5 किलो से कम होता है, लेकिन एसएनसीयू में एडमिशन उसी का लिया जाता है जो फिर 1800 ग्राम से कम हो, या फिर 1800 से ज्यादा हो लेकिन उसके बाद में क्या हो, उसको कोई और प्रॉब्लम हो। फिर उसके बाद पेरीनेटल एस्फेक्सिया। पेरीनेटल का मीन होता है कि 28 सप्ताह की गर्भावधि के बाद से लेकर जन्म होने तक, जन्म होने के बाद का जो स्थिति थी उसमें उस 7 दिन तक जो होता है अवस्था, 28 सप्ताह की गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद 7 दिन का जो टाइम होता है उसे पेरीनेटल पीरियड बोलते हैं। इस दौरान बच्चे को कहीं एस्पेक्सिया हुआ है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हुई है, तो उस बच्चे को भी क्या करते हैं, एसएनसीयू में एडमिशन करते हैं। देन उसके बाद नियोनेटल जॉन्डिस। जॉन्डिस से आप समझते होंगे पीलिया। जो नियोनेटल पीरियड के दौरान जो बच्चों में होने वाला जॉन्डिस होता है, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल, है ना। तो पैथोलॉजिकल और जो फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल होता है वो कब तक होता है, कब प्रकट होता है, वो 24 घंटे के भीतर होता है, विद इन 24 आवर्स, 24 आवर के भीतर। और जो फिजियोलॉजिकल होता है वो 24 घंटे के बाद प्रकट होता है। याद रखिए, तो जॉन्डिस कोई सा भी हो, फिजियोलॉजिकल हो या पैथोलॉजिकल हो, दोनों में ही क्या होता है, एसएनसीयू में एडमिशन कराने की जरूरत होती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वो बच्चे जिनमें सांस की दिक्कत है और रेट कितनी है, 60 प्रति मिनट या उससे ज्यादा होगी, 60 प्रति मिनट या उससे ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहते हैं। ऐसी कंडीशन में भी बच्चे को एसएनसीयू में एडमिशन कराया जाता है। या फिर लार्ज बेबी। लार्ज बेबी का मतलब 4 किलो से ज्यादा वजन। याद रखिए, 4 किलो से ज्यादा वजन का अगर बच्चा है तो उसे एसएनसीयू में एडमिशन करवाया जाता है। 4 किलो से ज्यादा का बच्चा जिसका जन्म 40 सप्ताह पे हुआ है और बच्चा 4 किलो से ज्यादा बड़ा है, एसएनसीयू में एडमिशन कराया जाएगा उसका। और लास्ट होता है रिफ्यूजल टू फीड, मीन्स बच्चा फीडिंग नहीं कर रहा है, रिफ्यूजल टू फीड, मना कर दिया फीडिंग से, वो लेता नहीं है फीड, तो ऐसी स्थिति में भी क्या करते हैं, उसको एसएनसीयू में एडमिट करवाते हैं। तो प्रीमेच्योरिटी less than 34 week, LBW less than 1800 gram, perinatal asphyxia, neonatal jaundice, respiratory distress more than 60 per minute, large baby more than 4 kg weight, और refusal to feed। नेक्स्ट इसके अलावा और कौन कौन से हैं, उसमें है सेंट्रल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस का मीन्स होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन, कहां पर, एक तो कहां पर, लिप पर, लिप पर हो, और दूसरा कहां पर हो, टंग पर हो। अगर लिप और टंग दोनों पर साइनोसिस है, लिप और टंग पर साइनोसिस है, तो उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल साइनोसिस। अगर ऐसी कंडीशन है तब क्या करते हैं कि उसको एडमिट एनआईसीयू में एडमिशन करवाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, एपनिया। एपनिया का मीन्स होता है सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग। बच्चा अगर रुक रुक के सांस ले रहा है, गैस्पिंग हो रही है या उसमें ब्रीथिंग सीज हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उसको ये इंडिकेटेड होता है एसएनसीयू में एडमिशन के लिए। फिर होता है नियोनेटल कन्वर्जन। बच्चों में कन्वर्जन आने के कई सारे कारण होते हैं नियोनेट्स के अंदर। उसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, सॉरी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया, या फिर कोई नियोनेटल कर्निक्चर है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई बर्थ ट्रोमा है उसकी वजह से हो सकता है। तो सो मेनी कॉज जो होते हैं इसके, अगर किसी भी कारण से अगर बच्चे को कन्वर्जन आ रहे हैं तो इंडिकेटेड होता है एसएनसीयू एडमिशन के लिए। फिर होता है बेबी ऑफ डायबिटिक मदर। जो डायबिटिक मदर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मदर डायबिटिक है तो बच्चे में जो होगी नियोनेट में, रिस्क किसकी होगी, हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क होगी। बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क होगी, ध्यान रखना, हाइपोग्लाइसीमिया की। मदर डायबिटिक है तो बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क होगी, तो ऐसे बच्चे को भी क्या होता है, रिस्क जो होती है, तो इसलिए एडमिशन करवाया जाता है एसएनसीयू में। फिर ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया किसका इंडिकेशन है, एकेआई का, एक्यूट किडनी इंजरी का साइन होता है। अगर बच्चे को जो होती है ऑप्टिमल फीडिंग नहीं मिलती है और उसको जब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई जाती है,
तो फिर क्या होता है, किडनी पर लोड बढ़ता है और एक्यूट किडनी इंजरी होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसको ओलिगोयूरिया की कंडीशन है, और अगर ओलिगोयूरिया है तब भी उसको एडमिशन कराया जाता है। और उसके बाद एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अगर पेट फूला हुआ है, हो सकता है कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जिसकी वजह से अगर ऐसा हो रहा है, तो उसको भी कहते हैं, क्या कहता है, एसएनसीयू में एडमिशन कराया जाता है। सो अगेन दीज साइंस आर सेंट्रल साइनोसिस, एपनिया, neonatal convulsion, baby of diabetic mother, oliguria, and abdominal distension are indication for admission in SNCU. Then और कौन कौन से हैं नेक्स्ट, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया अगर नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उससे कम होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.5 टू 37.4, याद रखिए 36.5 टू 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर इससे कम हो गया, 36.5 से कम हो गया, तो वो हाइपोथर्मिया हो जाएगा। अगर 37.4 से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, वो हाइपरथर्मिया हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन किसकी है, दोनों ही कंडीशन एसएनसीयू एडमिशन की है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया 45 mg पर डेसिलिटर से कम हो जाए, नॉर्मली जो बच्चे में होता है कितना होता है, 45 टू 70 mg पर डेसिलीटर न्यूबॉर्न का जो ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो होता है। अगर ये जो लेवल है 45 से कम हो जाता है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, और ऐसी स्थिति में भी वो एडमिशन की क्राइटेरिया में आता है। और उसके बाद आता है शॉक। तो शॉक होता है तो शॉक अपन उसमें कैसे देखते हैं, एक तो देखते हैं कैपिलरी रिफिलिंग टाइम से, सीआरटी टाइम से, है ना, सीआरटी कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। तो कैपिलरी रिफिलिंग टाइम में क्या होता है कि अपन चेस्ट पे वहां पर हल्का सा प्रेस करके देखते हैं और कैपिलरीज वापस कितने टाइम में रिफिल हो जाती है। अगर ये सीआरटी है वो 3 सेकंड से ज्यादा है, कितने सेकंड से, 3 सेकंड से भी ज्यादा टाइम है कैपिलरी रिफिल होने में, 3 सेकंड से ज्यादा समय ले रही है, तो वो शॉक का साइन है। दूसरा क्या होता है कि पल्स है वो रैपिड है, रैपिड पल्स है, तो फिर वो किसका है, शॉक का साइन है। और इसके अलावा जो पेरिफेरल एक्सट्रीमिटी है, पेरिफेरल एक्सट्रीमिटी क्या है, कोल्ड है, जो हाथ और पांव है टच करने पे कैसे लगते हैं, कोल्ड लगते हैं। तो तीनों ही किसको इंडिकेट करते हैं, इज द साइन ऑफ शॉक की तरफ जा रहा है बच्चा। सीआरटी मोर देन 3 सेकेंड, रैपिड पल्स आ रही है उसकी, और जो पेरिफेरल एक्सट्रीमिटी है वो अगर उसमें कैसी मिल रही है, कोल्ड मिल रही है, ठंडी है, तो ये साइन इंडिकेट करते हैं शॉक को। ऐसी स्थिति में भी क्या कहता है, एसएनसीयू में एडमिशन कराया जाता है। नेक्स्ट, और कौन सी कंडीशन है, बच्चा अगर मैकोनियम एस्पिरेट कर गया हो, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो, ऊजिंग हो, ब्लड आ रहा हो, डायरिया मींस इंक्रीज कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टूल, कोई कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, और बच्चा अगर अनकॉन्शियस है, तब भी उससे एसएनसीयू में एडमिशन के लिए इंडिकेटेड किया जाता है। अब जब एडमिशन करा दिया, वहां पर जब बच्चा जाएगा तो वहां पर सारे बच्चों को जो आए हैं उनमें से किसको पहले देखा जाए, किसको बाद में देखा जाए, किसको सबसे लास्ट में देखा जाए, तो उसके लिए हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, ट्रायज। याद रखिए ट्रायज में 3 कलर होते हैं, जिसमें रेड कलर होता है, येलो कलर होता है और ग्रीन कलर होता है। तो रेड वाले जो होंगे रेड कलर के, देन येलो कलर के, और उसके बाद ग्रीन कलर के। जो रेड कलर में होंगे वो सबसे इमीडिएट इमरजेंसी साइन होते हैं, उनको देखा जाता है। तो इसमें कौन कौन सा होगा, कि जिसका टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया हो, जिसको एपनिया हो, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 70 से भी ज्यादा हो, सेंट्रल साइनोसिस हो, शॉक जिसमें कोल्ड फेरिबल एक्सिमिटी, जो कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, फिलिंग टाइम 3 सेकंड से ज्यादा, और जो फास्ट पल्स आ रही हो, और कोमा या कन्वर्जन की कंडीशन हो, तो ये इमरजेंसी साइन है, मींस तुरंत रेड के कैटेगरी में आने वाले साइन है, तुरंत इनको देखा जाता है, अटेंड किया जाता है सबसे पहले। देन उसके बाद जो येलो कैटेगरी आती है, इसमें जो होता है वो कोल्ड स्ट्रेस की कंडीशन होती है, मींस माइल्ड हाइपोथर्मिया होता है ना, 36 से लेकर 36.4 तक जो होता है वो माइल्ड होता है, और 32 से लेकर 35.9 तक होता है, मीन्स 36 से भी कम जो होता है, और 32 के बीच में जो होता है वो जो होता है मॉडरेट हाइपोथर्मिया था। तो मॉडरेट तो इसमें आ गया। और कोल्ड स्ट्रेस, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोल्ड स्ट्रेस वाला, ये पूछते हैं कि कोल्ड स्ट्रेस किसको कहते हैं, तो कोल्ड स्ट्रेस बोलते हैं माइल्ड हाइपोथर्मिया को, मीन्स जिसमें 36 से लेकर 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। इसके बाद जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 60 से ज्यादा हो, लेकिन रिट्रैक्शन ऑफ रिब्स नहीं होता है, जबकि इसमें आप देखेंगे सीवियर रिट्रैक्शन ऑफ रिब्स था, रिब्स थी वो, पसलियां धंस रही थी, इसमें पसलियां नहीं धंस रही है।
इसके अलावा इरिटेबल जो होता है बच्चा, जिटरीनेस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, जॉन्डिस, पैलर, ब्लीडिंग किसी साइड से, कोई कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, वेट 1800 ग्राम से कम या 4 किलो से ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चे को प्रायोरिटी साइन जो होते हैं, येलो कैटेगरी के होते हैं, ये प्रायोरिटी साइन है, इनको सेकंड कैटेगरी रख के देखा जाता है। और उसके बाद जो थर्ड जो बच्चे वो होते हैं जो ग्रीन कैटेगरी में आते हैं, उनको थोड़ा लेट देखा जा सकता है, ज्यादा इश्यू नहीं होता। ट्रांजिशनल स्टूल होता है, मीन्स 2 तीन दिन बाद में क्या होता है, बच्चे के जो स्टूल की कंसिस्टेंसी और जो कलर होता है वो चेंज होता है, वो उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टूल। इसके बाद होता है पॉजिटिंग, है ना। पॉजिटिंग क्या होता है कि बच्चा फीडिंग करने के बाद हल्का सा दूध वापस मुंह से जो निकाल देता है बार बार, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिंग। इसके बाद माइनर बर्थ ट्रॉमा हो, कोई सुपरफिशियल इन्फेक्शन हो, कोई माइनर मालफॉर्मेशन हो, जॉन्डिस भी हो लेकिन सीवियर नहीं हो, है ना, या फिर ऐसे केस जो कि किसी पहले वाली दोनों कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं हुए हैं, तो उनको अपन किस में लेते हैं, ग्रीन में लेते हैं। वो सबसे लास्ट में जो होते हैं वो देखे जाते हैं, इनको नॉन अर्जेंट साइन कहते हैं। तो ये तीनों जो कैटेगरी थी, इमरजेंसी साइन, प्रायोरिटी साइन और नॉन अर्जेंट साइन होते हैं, तो वो देखे जाते हैं इसमें। और इसके ट्राइज के अकॉर्डिंग फिर क्या होता है, इसका एडमिशन होता है और उसी हिसाब से उसकी केयर की जाती है एफबीएनसी पे। तो आज हमने क्या देखा, फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर देखा, जिसमें हमने उसके चारों जो लेवल थे, एनबीसीसी, एनबीएसयू, देन एसएनसीयू और नीकू की बात की। और उसमें जो एसएनसीयू में, स्पेशली एसएनसीयू में जो एडमिशन के क्राइटेरिया थे और उसमें जो ट्राइज बेस्ड जो कैटेगराइजेशन था, तो उसको हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसमें से क्वेश्चन बनने वाले हैं काफी, तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, एक एक टर्म को अच्छे से समझिएगा, उनका मीनिंग भी समझिएगा, उसमें से क्वेश्चन है उनको बनाइएगा और उनके आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर अच्छा लगा है तो फिर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।